अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी कचहरी की आज के एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिनास लैला साहब एंड हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी मौजूद है। आज की प्रॉपर्टी कचहरी का बाकायदा आगाज़ करेंगे अपने पहले सेगमेंट के साथ जो है Q&A विद ESM। Q&A विद ESM में हम लोग सर से डिफरेंट प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जिनका नॉलेज ना हमें होता है, और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको उन चीज़ का नॉलेज नहीं होता और उनके साथ आगे फ्रॉड हो सकता है या प्रॉपर्टी में उनको कोई नुकसान पड़ सकता है। तो वो सवाल हम सर से करते हैं और सर उनका हमें जवाब देंगे। तो अपने पहले सेगमेंट Q&A का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमें को हाल वाल बंदा पूछता है यार, डायरेक्ट शुरू ही हो जाना है, इधर पूरी लैंड पढ़ देना, को हाल वाल पूछ यार। असलम वे मैं सुना कैंसर हो गया, तू चंगा बंदा हाल ही को नहीं पूछा तू। और शबाज कुछ खौफे खुदा कर लो, अल्लाह के बंदे कुछ खौफे खुदा कर लो। असल में कैंसर नहीं हुआ, कैंसिल, प्रोग्राम कैंसिल हो गया उनका। पंजाब जा रहे थे, वो बात चल रही थी उस कमरे में कि भाई असलम भाई का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो उन्होंने कैंसर ही करा छोड़े है। नहीं वामिक, फिर तो प्रोग्राम कैंसिल, वो इंग्लिश की तरफ क्यों जा रहे हैं? फिर तो ये सीधा बोले ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी जी जुनैद साहब बिल्कुल सही किया आपने, रवायती अंदाज में ट्रेंडिंग अंदाज में बोला है। असलम पुराना थके हुए ट्रक दे इंजन ये तो जड़ी गल पूछना नहीं, थकी भी जवाब देता है यार। ट्रेंड के नाल आज तक चलना ही नहीं आया। नहीं ट्रक दे इंजन ना दसो भाई, फेल होया इंजन है। तो नाज़रीन Q&A का आज का पहला सवाल सर से करते हैं। अच्छा सर, पहला सवाल ये है कि वालिद या भाई से प्रॉपर्टी ख़रीदने पर जो टैक्स लगता है उस पर कोई छूट मिल सकती है? जी बिल्कुल वामिक, बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछा। यहाँ पे कुछ गलतफहमी लोगों के अंदर पाई जाती है कि वालिद से हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो वालिद को विरासत में दादा से मिली है, तो अब हम प्रॉपर्टी वालिद से ख़रीद रहे हैं तो इस पर हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, छूट मिल जाएगी। या फिर अपने भाई से प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो चले वही विरासती प्रॉपर्टी भाई को आई है तो भाई से मैं ख़रीद रहा हूँ तो टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली एक मिसकंसेप्शन है। चाहे प्रॉपर्टी आपके वालिद ने ख़रीदी है, चाहे आपके वालिद को विरासत में मिली है दादा की तरफ से, आपके भाई ने ख़ुद ख़रीदी है, या आपके भाई को विरासत में बाप की तरफ से मिली है, अगर तो आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री करवानी है उस ख़रीदने वाले अंदाज में, तो फिर आपको सारे टैक्स उसी तरह ही पे करने हैं जिस तरह नॉर्मली आप एक अननोन पर्सन से ख़रीदते हैं, एक आम बंदे से, एक आम सेलर से ख़रीदते हैं, उसी तरह सारे टैक्स लगेंगे। उसमें फिर ये रीज़न नहीं आएगा कि सगे भाई से ख़रीद रहा हूँ या सगी बहन से ख़रीद रहा हूँ या वालिद से ख़रीद रहा हूँ या वालदा से ख़रीद रहा हूँ। टैक्स आपने पे करने होते हैं सारे। अगर टैक्स आपने पे नहीं करने तो फिर उसके कुछ और तरीक़ाकार हैं। आप हिबा करवा सकते हैं, आप तमलीग का एक ऑप्शन होता है, या इसके अलावा आप दस्तबरदारी के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये तो एक मतलब वालिद साहब की हयात में है। अगर वालिद साहब फौत होते हैं तो वो एक विरासत बन जाती है। विरासती इंतकाल का फिर एक अलग तरीक़ाकार है। अगर वालिद साहब ज़िंदा हैं और आप उनसे ज़मीन अपने नाम पे करवा रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि मैंने ये ज़मीन ख़रीदी है और उसकी पेमेंट की है, अक्सर ये हमारे माशरे में होता है, तो उसके लिए फिर टैक्स में आपको छूट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अक्सर हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि मतलब एक बेटे को वालिद अपनी तमाम प्रॉपर्टी देना चाह रहा है, अब हिबा करे तो उसमें तो 1/3 का ऑप्शन है, 1/3 हिबा कर सकता है, उससे ज़्यादा की इजाज़त एक बेटे को नहीं दे सकता। अब बाकी बेटों को बेदखल भी करना है तो उसका फिर यहाँ पे लोग तरीक़ाकार ये इस्तेमाल करते हैं कि हमने ये ज़मीन ख़रीदी है, परचेज़ की है, और बिल्कुल उसी तरह पेमेंट की रसीदें लग जाती हैं और सारे मामलात उसी तरह होते हैं, और उसमें फिर ये कोशिश करते हैं कि अब हम टैक्स से बच जाएं। तो फिर आप टैक्स से नहीं बच सकते। टैक्स आपको सारे के सारे पे करने हैं क्योंकि रजिस्ट्री हो रही है और आप ख़रीद रहे हैं उस ज़मीन को। अगर उस पर जाएंगे तो टैक्स सारे पे करने होंगे आपको। ठीक हो गया सर, उम्मीद करता हूँ आपको भी नाज़रीन समझ आ गया होगा। अच्छा सर, आज का अगला क्वेश्चन ये है कि जो शमला ज़मीन होती है इसकी परचेजिंग का क्या प्रोसीजर है, यानी इस शमला ज़मीन को ख़रीदने का क्या तरीक़ाकार अप्लाई किया जा सकता है? असल में वामिक, ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त के 3-4 तरीके हैं जो आज मैं अपने नाज़रीन को भी समझाऊंगा और आप लोग भी सुन लें। एक तो देखें, एक ज़मीन जिसका आप बाकायदा एक फ़र्द बराए बै निकलवाते हैं, फिर उसकी एक रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के बाद फिर इंतकाल हो जाता है, तो इस ज़मीन को कहते हैं रजिस्ट्री और इंतकाल वाली। दोनों चीज़ें इसमें, इंतकाल भी होती हैं और रजिस्ट्री भी होती है। अब एक ज़मीन ऐसी होती है
जिस पे इंतकाल नहीं होता, सिर्फ रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं, इंतकाल का ऑप्शन नहीं है। वो ज़मीनें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने सेल की होती हैं। अब जो ज़मीनें गवर्नमेंट ने सेल की हुई हैं उसके ऊपर ही जहाँ पे खेवट नंबर लिखा होता है उसी के आगे एक खाने में लिखा होता है वफाकी मालक या सूबाई मालक, उसका एक ऑप्शन दिया होता है। वो ज़मीन गवर्नमेंट सेल करती है और उसका इंतकाल नहीं होता, उसकी भी सिर्फ रजिस्ट्री होती है। इसके अलावा फिर कुछ ज़मीनें जो हाउसिंग स्कीम्स बेच रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बेच रही हैं, उनके ज़रा रूल्स अलग है, क्योंकि अब यहाँ पे शमलात का सवाल किया गया है। तो शमलात भी बेसिकली दो तरह की होती है, एक नॉर्मल शमलात होती है और एक शमलात दे या शमलात आबादी दे। अब शमलात दे या शमलात आबादी दे का एक पूरा रिकॉर्ड आपका पटवारी के पास मौजूद होता है और उसकी फ़र्द भी बनती है और फ़र्द आपको मिलेगी और उसके बाद आप रजिस्ट्री उसकी करवा लेंगे। लेकिन जो शमलात जगह है उसकी फ़र्द नहीं है, उसका इंतकाल नहीं है, उसकी रजिस्ट्री नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। शुरू से वो स्टैम्प पेपर भी बिकती आ रही है, उसका एक स्टाम्प पेपर बनता है और स्टाम्प होता है, तो उसी पे आपको सेल करनी होगी या परचेज़ करनी होगी, स्टाम्प पेपर पे ही करनी होगी। लेकिन वहाँ पे ज़रा आपने इस चीज़ का ख्याल कर लेना है कि जो जगह आप ख़रीदने जा रहे हैं वो बैंक ऑफ पंजाब से एक स्टैम्प पेपर मिलता है 1200 रुपये वाला स्टाम्प, वो स्टाम्प करना है और उस स्टाम्प में जो गवाहान डालने हैं वो जिस बंदे से आप ख़रीद रहे हैं उसके भाई ही गवाह डालने हैं। और अगर उस बंदे ने भी किसी और से ख़रीदी है और वो बंदा ज़िंदा है तो उसको भी बतौर गवाह बीच में आपने डाल लेना है, क्योंकि जिससे उसने ख़रीदी है वो कल को कोई मसला ना करे। और जिस बंदे से आप ख़रीद रहे हैं उसके भाइयों को भी बीच में एज आ विटनेस बतौर गवाह डाल लेना है। तो शमलात की ख़रीद फ़रोख्त इसी तरह स्टाम्प पेपर पे ही होती है और काफ़ी एरिया पाकिस्तान के अंदर शमलात है और इसी तरह बिक रही है और चल रहा है सिस्टम आगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਆ ਲਾ और शहबाज जेडी कोट मांग के पाके आया है ना तू, और धोबी दी कॉल आई है वापस करा जल्दी सी। अब यार चवरी आदमी ऑनलाइन चल रहा है, देख तो सही ऑन एयर ऑनलाइन नु चढ़ दे, वो बार-बार कॉलां कर रहे हैं, 2 बारी ते मैं बिजी की दे देगा पैसे यार, पता पिछ 50 रुपए पिछली भी रात ने तू पिछे ही पै जांदा एक। नहीं वैसे मैं ते बड़ा फैन होया सी कि भई ये बड़ा चंगा कोट पाया, लेकिन हुण असल सामने आ गई है। कमीज भी मांग का पाई है, दसी नहीं होता है, ऑन एयर ना चला दे यार। मैं तो तू छोड़ दे वामिक तो कोई नहीं वेखो दी ड्रेसिंग है यार, जो बड़ा को बैंक नहीं होता, बड़ा स्टेट्स बैंक ऑफ पाकिस्तान को बड़ा को बैंक होता इंटरनेशनल लेवल दा, ओदे दरवाजे जिवें गार्ड खलोंदा है जी ड्रेसिंग कर रहा है। नहीं वैसे तेरे वास्कट दा सोच के ना तो मैं उधर भी देख रहे हैं, उधर भी आज कोई कोट नहीं है। वो किथे गया, कहीं धोबी ना तो नहीं देख आया लग रहा है। नहीं मैं लगता है कि कपड़े धोबी को मांग के आया है, अक्सर होता पहुंचा होता है समझ। नहीं उधर मैंने खैर है, उधर टेंशन नहीं है, लेकिन इधर मैंने है ते लेटेस्ट न्यूज़ है ना है हुन कितने चुप करिए, चुप कर रहा। ठीक है 10 रुपए ले लें यार। एक तो तुम लोग चप्पलों से बड़ा तंग आया हूँ, बीच में शुरू हो जाते हो, कहीं भी सवाल चलने हो तुम लोग अपनी चप्पलें मारना शुरू हो गए हो। इनको छोड़े सर। अच्छा सर, आज का Q&A का अगला सवाल ये है कि जो खसरा नंबर होता है ज़मीन का, कैसे मालूम किया जा सकता है कि जो खसरा नंबर बताया जा रहा है उसी जगह पे आपको ज़मीन दी जा रही है? बिल्कुल, ये जो सवाल आपने पूछा है इस तरह होता है मार्केट के अंदर कि आपको कोई बंदा रजिस्ट्री और इंतकाल रजिस्ट्री या इंतकाल किसी और जगह का करके दे देता है और कब्ज़ा किसी और जगह का करके दे देता है। तो उसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। बाद में फिर आपको कभी तहसीलदार को एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी डीसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं और इवन के सिविल कोर्ट में जलील होना पड़ रहा है काफ़ी अरसे तक। तो इसका बड़ा एक आसान तरीका है कि जब आपको फ़र्द बराए बे अगला बंदा दे देता है या फ़र्द बराए बयाना दे देता है, तो आपने वो फ़र्द की कापी लगा के तहसीलदार को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि ये जो खसरा नंबर इसमें मेंशन है, मेहरबानी फरमा कर आप इसकी निशानदही करवा दें। तो अब तहसीलदार क्या करेगा, उस आपकी एप्लीकेशन को मार्क कर देगा पटवारी की तरफ या एसी असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ, और पटवारी मौका पे जाके आपको उस खसरा नंबर स्पेसिफिक जो है उसकी निशानदेही करके दे देगा। एक तरीका ये हो जाता है, इससे फिर आप सेव हो जाते हैं
ताकि आपको दिली तौर पे भी एक मुतमईन होते हैं, ज़हनी सुकून भी होता है कि जो जगह मुझे रजिस्ट्री करके दी जा रही है या इंतकाल करवा के दिया जा रहा है, सेम कब्ज़ा भी मुझे उसी ज़मीन का दिया जा रहा है। अच्छा, फिर दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप पटवारी के पास जाते हैं और पटवारी से फ़र्द वो लेके जो आपने फ़र्द दूसरी पार्टी ने आपको दी है, पटवारी के पास एक लट्ठा कपड़े का टुकड़ा होता है, उस पे उस मौज़ा का, जिस मौज़ा में आप ज़मीन लेने जा रहे हैं, उस मुतलका पटवारी के पास ही जाना, उसका पूरा एक नक्शा दर्ज होता है। तो आप जब खसरा नंबर बताते हैं तो पटवारी वहीं पे आपको समझा देता है कि ये जो खसरा नंबर आप बता रहे हैं, ये 2 कनाल का खसरा है, ये 4 कनाल का खसरा है, या ये 10 मरले का खसरा है, जितना भी वो खसरा बनता है, इसके राइट पे फ़लाँ बंदे की ज़मीन है, फ़लाँ बंदे का खसरा है, सामने रोड गुज़र रहा है और लेफ़्ट साइड पे हॉस्पिटल है या मस्जिद है, बैक साइड पे, ये एक पूरा हदूद अरबा आपको पटवारी लट्ठा से देख के बता देता है और उससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाता है। तो आप बिल्कुल उसके मुताबिक उसी खसरा में कब्ज़ा अपना हासिल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक अगर ऐसा मसला हो जाता है तो फिर उसका हल भी मौजूद है कि अगर किसी ने आपको दे दिया है 5 नंबर खसरा है, 5 नंबर खसरा का इंतकाल करवा के दे दिया है, लेकिन कब्ज़ा आपको दे रहा है 7 नंबर 8 नंबर खसरा में, तो वो फिर एक तबादला की सूरत उसमें होती है कि जो जिसके पास 5 नंबर का कब्ज़ा है उसके साथ तबादला किया जा सकता है। लेकिन अब उसमें उस बंदे की ईमानदारी ज़रूरी है। अगर वो बंदा ईमानदार है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर बड़ा ही इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कोर्ट तक ये केसेस चले जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना खसरा नंबर का हदूद अरबा मालूम कर सकते हैं। ये 2 तरीक़ाकार इसमें मौजूद हैं। सही हो गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये समझ आ गया होगा। अच्छा सर, आज का अगला सवाल ये है कि रजिस्ट्री करवाने पर कम से कम खर्चा कैसे आ सकता है? जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं, किसी ज़मीन ख़रीद रहे हैं, तो टैक्सेस आपको सारे पे करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सहूलत आपको कुछ सूरतों में मिल जाती है। अब वो सूरतें हैं आपके ब्लड रिलेशंस। जैसे अगर आप कोई ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं अपने वालदे मोहतरम से, वालदा से, बहन से या भाई से, मतलब ये जो फैमिली मेम्बर्स जितने भी होते हैं उनसे अगर कोई ज़मीन उनके नाम पे है, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे आप करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ सूरतें हैं जिनमें आप मतलब टैक्सेस से बच जाते हैं या कम टैक्सेस आपको देना पड़ते हैं। उसमें सबसे जो पहला और मौसर तरीका है वो फ़र्द बराए दस्तबरदारी आप हासिल करें। मतलब दस्तबरदारी का मतलब ये है कि आपके भाई के नाम पे प्रॉपर्टी है और वो आपके नाम करना चाह रहा है, तो उसमें फ़र्द बराए दस्तबरदारी निकलवाएगा। उसका मतलब ये है कि इसको जो मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ इससे मुकम्मल तौर पर मैं दस्तबरदार होता हूँ। अब ये वो प्रॉपर्टी रखे, बेचे, नीलाम करे या किसी फ़लाह इदारे को दे तो मेरा इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा। तो फ़र्द बराए दस्तबरदारी आपने लेके फिर उसके बाद प्रोसेस सारा वो ही रजिस्ट्री वाला होना है। जिस तरह एक नॉर्मल रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है उसी तरह आपने तहसीलदार के सामने बयान अपने रिकॉर्ड करवाने हैं, बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद उसी तरह गवाहान पेश करने हैं और सारे मामलात जैसे एक नॉर्मल रजिस्ट्री के होते हैं वो सारे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं उन टैक्सेस से आप बच जाएंगे। अगर तो वो प्रॉपर्टी आपकी अर्बन है, शहरी प्रॉपर्टी है, शहर के अंदर है, तो फिर आपको सिर्फ 2% उसका एक टैक्स अदा करना पड़ेगा। और अगर ज़री प्रॉपर्टी है और उसका जो रकबा है 1 कनाल से ज़्यादा है तो फिर वो 1200-1300 रुपये एक जो सरकारी फ़ीस है सिर्फ वो अदा करनी पड़ेगी। तो सबसे मौसर तरीका इसमें फ़र्द बराए दस्तबरदारी के ज़रिए आप उसकी रजिस्ट्री करवा लें। उसके बाद फिर एक हिब्बा का भी प्रोसीजर है, लेकिन हिब्बा अगर किसी को कोई शख्स करना चाहता है तो 1/3 पार्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा हिब्बा नहीं कर सकता। फिर एक तमलीक का भी प्रोसीजर आता है, लेकिन सबसे मौसर जो है वो फ़र्द बराए दस्तबरदारी ही है। दस्तबरदारी के थ्रू रजिस्ट्री कराएं, उसमें आप जो एक्स्ट्रा टैक्सेस होते हैं या खर्चे होते हैं बिल्कुल आपके बच जाते हैं। हाँ माशाल्लाह मामे को हुण तू इंज ही कहना हो फोर्स दी सीट तक आ गया ना यार छोड़ दो भी ऐसी मजाक ने की जिबले ना मारे कर जे तो तू विच आउंदा करैक्टर भी अपनी हालत वेखी होंदी साड़ा दा बड़ा बण तू बनया होंदा आप तू बनया होंदा हुण तू बहु चढ़ा होगा जैसे फोर्स दी सीट तो छोड़े सारे इनको छोड़े अपना अपन भी तो वेख ना। और शहबाज गल तो तेरी ठीक है, लेकिन रे राती ख्वाब च ना कमिश्नर बनया सी तो सुबह सुबह तैयार होके कह रहे हैं मैं ऑफिस जा रहे हैं, उन्हें उधर काट के इधर भेज देता कि जाओ भाई इधर किधर हैं। कृष्णल क्या भला होनी है?
वो कुरेशनल नहीं, कुरेशियां दे कृष्णा ने मिला के पता नहीं कोई और नवी नस्ल खड़ी कर दी। कुरेशनल नहीं होंदा, कमिश्नर होंदा। कमिश्नर साड़ी जुबान च कह दे तो बड़ा अफसर होंदा। बड़ा अफसर? हाँ एक तो असलम भाई थोड़ी अंग्रेजी तो अल्लाह दी कसम है पूरी दुनिया तंग आई है। कमिश्नर पता नहीं की बना छोड़े, कमिश्नर कमिश्नर क्या है उस। और भाई इंसान के बच्चे बनो, ऐसी कोई बात नहीं है। और शहबाज वो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसकी सीट की वजह से थोड़ी बोल रहा हूँ यार, वो इतना ज़रूरी सेगमेंट चल रहा है, क्यों मैंने तुम बीच में नहीं चले शुरू हो जाते हो, इस वजह से बोल रहे हैं, समझा करो। अच्छा नाज़रीन इनको छोड़ें, आज के Q&A के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर आज का अगला सवाल ये है कि फ़र्द बराए बयाना और फ़र्द बराए बै इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है? बिल्कुल वामिक, फ़र्द बयाना और फ़र्द बराए बयाना या फ़र्द बराए बे ये लोग समझते हैं एक ही चीज़ है। और क्योंकि इसके ऊपर अगर आप पढ़ें ना तो सारा रिकॉर्ड सेम ही लिखा होता है, कोई इजाफी चीज़ नहीं लिखी होती, सिर्फ तकरीबन ये सारा सेम ही होता है। तो लोग समझते हैं कि ये इस तरह नहीं है। अब बात यह है कि आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, आप वो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, एक पार्टी से आपकी बात होती है, उसके एक टोटल मालियत तय होती है 2 करोड़, लेकिन अभी वो वक्ती तौर पे आपको एक टोकन अमाउंट जब बयाना की रकम 5 लाख रुपया दे देता है। अब जब वो 5 लाख रुपया आपको देता है तो आप उसको फ़र्द बराए बे हरगिज़ आप इशू नहीं करवाएंगे, नहीं निकलवाएंगे। फ़र्द बराए बे ये होता है कि ये ज़मीन आप बेचने जा रहे हैं, ये बेच दी है, फ़र्द बराए बयाना ही इशू करवाएंगे और उसको देंगे। अगर कल को कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है और आप उस सौदे से पीछे हटते हैं, हटना पड़ता है किसी वजह से, तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो भी फ़र्द आप पटवारी से पटवार खाने से निकलवा रहे हैं या अराजी रिकॉर्ड सेंटर से निकलवा रहे हैं, उस फ़र्द की एक बाकायदा वहाँ पे एंट्री होती है। लेट्स सपोज अगर आपने एक बार फ़र्द बराए बे निकलवा लिया है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने या साल के बाद अब दोबारा चले गए हैं कि मुझे फ़र्द बराए बे देंगे, तो पटवारी आपसे पूछेगा कि पहले आपने इस डेट को इस प्रॉपर्टी की फ़र्द बराए बे निकलवाई थी, वो कहाँ है। अब आपके पास उसका रीज़न होना चाहिए, या तो उसको आप ला के वापस जमा कराएंगे या फिर गुम हो गई है या जो भी रीज़न है उसकी FIR कटवाएंगे आप, और FIR की कापी ला के पटवारी को देंगे। अब फ़र्द बराए बयाना है, अभी तक आपको सिर्फ बयाना मिला है, तो फ़र्द बराए बयाना ही आप निकलवाएंगे। अब मामलात आपके आगे सही तरीके से चलते हैं, वो बंदा पूरी पेमेंट आपको दे देता है, आपने रजिस्ट्री करवा के देनी है आप, तो तब आप फ़र्द बराए बे निकलवाएंगे। उससे पहले फ़र्द बराए बे नहीं निकलवाएंगे। फ़र्द बराए बे अगर आपने पहले ही निकलवा ली और सिर्फ टोकन अमाउंट आई है तो उसके काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, काफ़ी नुकसानात होते हैं जो आपको बाद में भुगतने पड़ते हैं। अगर आपके पास पहले ही फ़र्द बराए बयाना होगी और दूसरा बंदा अगर कहीं पे किसी तरह के फ्रॉड आपसे करना चाहेगा तो आपके पास वो एक सबूत होगा कि मैंने अभी तक ज़मीन इसको बेची ही नहीं है, मैंने तो फ़र्द बराए बे निकलवाई ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसने बयाना दिया और ये फ़र्द बराए बयाना मेरे पास मौजूद है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो आपको फ्रॉड से भी महफूज कर सकता है। सर बहुत अच्छी तरह आपने समझा दी और उम्मीद है जना नाजरीन को भी समझ आ गया, हमें भी अच्छी तरह समझ आ गया। लेकिन यार शहबाज वैसे एक बात है, थोड़ी देर पहले ना मैं देख रहा था ये असलम साहब गुनगुनाई जा रहे, पता नहीं किहड़ी खुशी थी, साढ़े नाल भी शेयर कर दो, गुनगुना एवं ही रहे हो तो गा के सुनाओ। पतना ते बैक ढोला हासे पै करें दे हासे 10 वन पिदारो आके वो जावा मैं केरे पासे तेनू इंज नहीं ठांदी यार, तेनू इंज नहीं ठांदी यार, करे साढ़े कोलो दूरी या ते गैरा नाल प्यार। पतना ते बैक ढोला कपड़े पै धोंदिया, गल ला के तेरा चोला वो बुक बुक मैं रोंदिया, तेनू इंज नहीं ठांदी यार, तेनू इंज नहीं ठांदी यार। अरे वाह यार असलम भाई क्या कहने आपके यार, छुपे रुस्तम निकले हो आप तो। नाजरीन आज के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। असलम भाई ने गाना भी सुनाया, आप लोगों ने सुना होगा। तो आज से अगला सेगमेंट जो है हमारा आस्क प्रॉपर्टी विद ES हम उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। आस्क प्रॉपर्टी विद ES में जितने आप लोग हमारे से कमेंट सेक्शंस करते हैं या क्यूरीज करते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वो हम सर से डिस्कस करते हैं और सर आपका फिर उसके तफसीली जवाब जो सर आपका उस क्वेश्चन के रिलेटेड होता है वो आप तक पहुँचा देते हैं। तो आस्क प्रॉपर्टी विद ES में जितने क्वेश्चन हैं वो शहबाज के पास होते हैं। शहबाज सर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सर उनका आपको जवाब देंगे। चलिए आज के इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शहबाज
ठीक है वामिक, मैं सवाल करता हूँ आज सर से। पहला सर, ये भाई सवाल कर रहे हैं आपसे कि ग्रॉस एरिया और नेट एरिया में क्या फ़र्क है, ज़रा ये बता दें। जी, नेट एरिया और ग्रास एरिया जो है ना, ये हाई राइज जो प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्डिंग फ्लैट्स वगैरह, उनमें नेट एरिया और ग्रास एरिया होता है। अब नेट एरिया क्या होता है, जिसमें आपका वो टोटल फ्लैट शामिल होता है, जिसके अंदर आपके कमरे होते हैं, वाशरूम्स होते हैं, या ये चीज़ें बैल्कनीज वगैरह। और ग्रास एरिया उसमें डाल दिया जाता है, जैसा कि आपका एलवे हो गया या आपकी लिफ्ट वगैरह के एरिया हो गया, जो एक्स्ट्रा एरिया जो एक चीज़ आपको फैसिलिटेट कर रही है, वो डाल के तो पूरा एक ग्रास एरिया बता दिया जाता है। लेट्स सपोज एक फ्लैट 900 स्क्वायर फीट का है और ग्रास एरिया बताया जा रहा है 1100 स्क्वायर फीट। तो एक्चुअल नेट एरिया 900 स्क्वायर फीट है, ऊपर का जो 200 स्क्वायर फीट इन्होंने ऐड किया है, उसमें इन्होंने लिफ्ट को शामिल कर लिया होगा, एलवे को शामिल कर लिया होगा, बैल्कनीज को शामिल कर लिया होगा। तो ये एक नॉर्मल डिफरेंस है नेट एरिया और ग्रास एरिया में। लेकिन ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है जब आपने कोई भी फ्लैट ख़रीदना है कि ये जो आप बता रहे हैं 750 स्क्वायर फीट या 1100 स्क्वायर फीट या 900 स्क्वायर फीट, ये ग्रास एरिया या नेट एरिया। अक्सर क्लाइंट ले लेते हैं नेट एरिया समझ के, लेकिन बाद में जब मिलता है तो फ्लैट छोटा होता है, बताया जाता है नहीं जी वो तो ग्रास एरिया बताया। तो ये कन्फर्म आप लाजमी किया करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भाई साहब सवाल कर रहे हैं आपसे कि अलॉटमेंट लेटर और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में क्या फ़र्क है, ये बयान कर दें। एक्चुअली जब आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, नॉर्मली ख़रीद लेते हैं, तो उसमें एक रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है, इंतकाल का प्रोसेस होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ सिंध के अंदर हैं कराची में, तो वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस से या मुतलका अथॉरिटी KDA MD LDA SDA से एक ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप किसी हाउसिंग स्कीम में प्लॉट ले रहे हैं, ऑन इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, तो उसमें एक अलॉटमेंट लेटर या एलोकेशन लेटर होता है। अब अलॉटमेंट लेटर ये होता है कि जो प्लॉट आपको दिया गया है, मिसाल के तौर पर ब्लॉक C में प्लॉट नंबर 32 आपको अलॉट कर दिया गया है, तो 32 का आपको अलॉटमेंट लेटर या एलोकेशन लेटर जारी किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, आपका वो प्लॉट चेंज नहीं हो सकता बाद में। लेकिन अगर आपको बिल्डर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर या प्रोविजनल एलोकेशन लेटर दे रहा है, तो इसमें कल को बिल्डर आपका वो प्लॉट चेंज कर सकता है। लेट्स सपोज आपने कॉर्नर प्लॉट लिया है और अलॉटमेंट लेटर आपको प्रोविजनल मिल गया है, तो कल को कॉर्नर प्लॉट हटा के आपको कोई जनरल प्लॉट कोई भी वो बिल्डर दे सकता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है अलॉटमेंट लेटर और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भाई कमेंट कर रहे हैं, कहते हैं कि सर मेरी जो वाले साहब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और जो है अपनी फैमिली जो दूसरी बीवी है उसको अलहदा करके अलहदा घर दे के उसके नाम पे कर दिया है, लेकिन जबकि मेरी वालदा और मैं अपने पहले घर में रह रहे हैं और इसका घर का जो है जो अभी तक हमारे वाले साहब के नाम पे है, ये अभी जो घर में जिसमें रह रहे हैं, तो ये जिसका और वाले साहब से हमारा कॉन्टैक्ट भी जो है ख़त्म हो चुका है, अब उनसे हम बात नहीं करते। लेकिन जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं ये हम अपने नाम पे कैसे करवाएं, इसका थोड़ा सा तरीक़ाकार बता दें कि हो भी सकता है ये नहीं हो सकता। जी देखिए, इसमें आपके वालिद मोहतरम ने दूसरी शादी की और आपसे कांटेक्ट में भी नहीं है और दूसरी वालदा को अलग कहीं रखा हुआ है और आप दो भाई हैं, लेकिन ये जो मकान है ना आपके नाम पे ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि इसके मालिक जो हैं आपके वालिद साहब हैं, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर, उनकी रज़ामंदी के बग़ैर आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते जब तक आपके वालिद हयात हैं। जब आपके वालिद की डेथ हो जाएगी और उसके बाद वो जो जायदाद है वो विरासत में कन्वर्ट हो जाएगी, विरासत। तो विरासत का फिर एक नॉर्मल कंसेप्ट है कि 1/8 हिस्सा जो है वो मतलब आपकी वालदा जो दोनों हैं उनमें तकसीम हो जाएगा, बाकी जो प्रॉपर्टी मिलती है बचती है वो आप दोनों भाइयों में बराबर की डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जब तक वालिद हयात हैं तो उस प्रॉपर्टी के मालिक वो हैं, उनकी रज़ामंदी, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ये आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई साहब करते हैं, कमेंट किया हुआ इन्होंने, कह रहे हैं पूछना चाह रहे हैं कि 1 एकड़ में कितने मरले होते हैं और 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं और 1 एकड़ में कितने जरेब या बिग्गा होते हैं, ये ज़रा बता दें। जी अगर 1 एकड़ में हम मरलों पे जाते हैं तो 160 मरले होते हैं 1 एकड़ में। अगर हम कनाल पे चले जाते हैं तो 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं, और अगर हम बिग्गा या जरेब में जाते हैं तो 2 बिग्गा या 2 जरेब को मिला के 1 एकड़ बनता है।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मरला और गज़ में क्या फ़र्क होता है, ज़रा तफसीलन ये थोड़ा सा बता दें हमें। जी, पंजाब के अंदर जो आपकी ज़मीन सेल होती है या परचेज़ होती है वो मरला में होती है और कराची के अंदर गज़ में होती है। अब मरला की मैं बात कर लूँ तो मरला दो तरह का होता है। एक 272.25 फीट का जो हमारे ज़री ज़मीनें हैं वो 272.25 फीट स्क्वायर फीट के हिसाब से, मुरबा फीट के हिसाब से सेल होती हैं। और जो हमारी दही इलाके हैं वहाँ पे भी 272.25 फीट का मुरबा फीट का मरला होता है। लेकिन अगर हम शहरों में चले जाएं या हाउसिंग सोसाइटीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे वो मरला 225 मुरबा फीट 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। अब 225 को मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो 5 मरला का जो आपका प्लाट है उसका टोटल रकबा निकल आएगा। तो नाजरीन, इसी आखिरी कमेंट के साथ हम लोग आज प्रॉपर्टी विद DSM का इख्तिताम करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो है अवेयरनेस विद DSM। अवेयरनेस विद DSM के अंदर जो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं या जो चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है, जिनसे आपको बचना चाहिए, उनके बारे में हम आपको अवेयर करते हैं। तो आज की अवेयरनेस विद DSM का जो पहला टॉपिक है ना, वो चल रहे जो हेटर्स हेट फैला रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसमें यह है कि अगर सोशल मीडिया के आप लोग जाएँ थोड़ा सा, आजकल आपको पता है ज़माना सोशल मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है और सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की इंतशार पसंदी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे या हर बंदा अगर आप ले लें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इतनी नेगेटिविटी उनके दिमाग में भर गई है कि वो पाकिस्तान से भागने वाली कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में रहना किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना बदनामी है, पाकिस्तान को इतना गंदा कर दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर कि हर बंदा पाकिस्तान से ना गायब होने वाली कर रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी हम सर से भी डिटेल्स वगैरह लेंगे कि जो सर इतनी ज़्यादा इंतशार पसंदी फैलाई जा रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बुरी बातें की जा रही हैं, इतनी ज़्यादा हेट पाकिस्तान के बारे में दिलवाया जा रहा है, इसका क्या रीज़न है और इसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसको ख़त्म किया जा सकता है। सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? एक्जैक्टली ये बात ठीक है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना आजकल हमारी यूथ थोड़ी सी जा रही है, लेकिन इसमें हमारी यूथ की भी ज़रा मिसकंसेप्शन है और हुब्बुल वतनी उनके अंदर नहीं है। और दूसरा जो है, देखिए जो खुदा यहाँ पे है वो खुदा यूके में है। अगर यूके इतना अच्छा मतलब काम कर रहा है या अमेरिका अच्छा काम कर रहा है तो वहाँ पे हुक्मरान का मैं समझता हूँ इतना बड़ा वो कंसेप्ट नहीं है। अब एक दूध वाला है, वो दूध में 20 किलो उसका दूध है, 20 किलो पानी मिला के 40 किलो बना रहा है, फिर 20 किलो और पानी मिला के पाउडर हल करके 60 किलो दूध बना के मार्केट में सेल कर रहा है और साथ साथ वो बेईमानी करके बदउनवानी करके दूध भी बेच रहा है और कह रहा है जी हुक्मरान गलत है। सबसे पहले तो हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अपने आप को अगर हर बंदा दुरुस्त करे तो ये मुल्क दुरुस्त हो सकता है। और दूसरा, फिर अगर मैं दूसरा टॉपिक देखूं तो हमारा जो टोटली कंसेप्ट है ना वो नौकरी का है, जॉब से हम बाहर ही नहीं आते। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अच्छी नौकरी मिलेगी, हमें ये बताया जा रहा है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम देखते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क भारत ही ले ले तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे बड़ा फोकस है, टेक्नोलॉजी हद से ज़्यादा। अगर अभी आप यूट्यूब निकालें, यूट्यूब पे आप कोई भी चीज़ सर्च करें टेक के हवाले से, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, आपको टॉप की जितनी वीडियोस हैं सारी की सारी इंडिया के लोग, और इंडिया में भी कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई चेन्नई में बैठा है, मतलब बैकवर्ड एरिया से वो बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में। टेक में इंडिया आगे चला गया है। ऊपर की बात चीज़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई भी हो रही है तो सिर्फ नौकरी की खातिर। तो इस मुल्क को बेहतर हमने बनाना है, अवाम ने बनाना है, ना कि हुक्मरानों ने बनाना है। हुक्मरान तो देखिए एक कानून बना हुआ है, ट्रैफिक के कवानीन क्या हुक्मरानों ने नहीं बनाए हुए, लेकिन सड़क पे अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है या तो ट्रैफिक पुलिस वाला रिश्वत डिमांड करता है, अगर वो डिमांड ना करे तो खुद ही जिसको रोका है वो पकड़ा देता है। अब यहाँ पे या ट्रैफिक पुलिस वाला गलत है या जिस बंदे को रोका गया वो गलत है। इसमें हुक्मरान की या कानून बनाने वाले इदारों की उनकी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियाँ हैं? बहुत सारी गलतियां हमारी अपनी हैं जिनको हमें सुधारने की ज़रूरत है। हम उनको सुधारेंगे ऑटोमेटिकली मुल्क सेट होता जाएगा, ठीक होता जाएगा। तो हमें पहले ख़ुद अपने ऊपर गौर करना चाहिए। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली ये तो आप सही बोल रहे हैं। अच्छा सर, अवेयरनेस विद DSM का जो नेक्स्ट एक है ना अवेयरनेस, वो है कोल्ड ड्रिंक एडिक्शन। कोल्ड ड्रिंक एडिक्शन का ये सीन चल रहा है कि अगर आप देखें ना आजकल, अगर मैं सिर्फ फहरिस्त पे कोल्ड ड्रिंक रखूँ तो स्टिंग को हम लोग कंसिडर करते हैं
इतना ज़्यादा लोग इसको एज अ फैशन पी रहे हैं और मतलब एज अ एडिक्शन पता नहीं इनको क्या लगी हुई है। मैं अपने दोस्तों की अगर बात करूँ सर, यकीन करें जब तक वो खाना खा के कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे थे ना, उनका खाना हजम नहीं होता। वो मतलब इस तरह का उनका एक सीन बना हुआ है। और कोल्ड ड्रिंक एडिक्शन, ये स्टिंग की जो आजकल चल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और लाहौर के एक डॉक्टर हैं, अभी मैं एक सर्वे पढ़ा था उनका, वो लिखते हैं कि अनकरीब जो हमारा फ्यूचर आ रहा है नेक्स्ट ईयर या उससे आगे, तो ये जो स्टिंग है, जो ये स्टिंग कोल्ड ड्रिंक है, ये मैदे के कैंसर और मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है इन फ्यूचर जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पी जा रही है। और आई थिंक सो उनका कहना है कि इसके अंदर कोई कैसा केमिकल स्पेशल ऐड किया है या कोई चीज़ ऐसी ऐड की जाती है कि अगर लेट सपोज को इसको 2 या 3 पी लेना, 2 या 3 दिन लगातार पी ले, उसके एडिक्ट हो जाए तो उसको इसकी एडिक्शन लग जाती है। जैसे हम लोग अगर स्मोकिंग की बात करें तो वो कहते हैं ना, 1 puff मेक यू अ चेन स्मोकर। इसका भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है कि अगर आप 2 से 3 दिन रेगुलर इसको पी रहे हैं ना, तो आपको इसकी एडिक्शन लग जाती है। तो इसके ऊपर भी सर थोड़ी सी आप रोशनी डालें, इसके ऊपर भी आपको क्या कहना है? वाकई हमें कोल्ड ड्रिंक को जो है ना, आजकल लोगों ने देसी घी बना लिया और देसी घी की तरह वो इस्तेमाल हो रही है। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारा तो हाजमा ही नहीं होता। अब एक नॉर्मल आप मीट लें, बाज़ार से जाके गोश्त लें, उसको किसी चीज़ में रख के कोल्ड ड्रिंक डालें उसमें और उसको रख दें कुछ घंटे के लिए। उसके बाद उस गोश्त की आप हालत देखें, टोटली उसको मतलब गाल देता है, सड़ा देता है गोश्त को। तो वो कोल्ड ड्रिंक हमारे अंदर जाके भी इस तरह के नुकसानात करती है, मैदा डैमेज करती है। इसके अलावा जो रेशो शुगर की कोल्ड ड्रिंक के अंदर है, इतनी शायद किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। तो वो अब शुगर जो है एक इंसान के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ही नुकसानदेह है, जो मतलब किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं करती। शुगर के कई एक नुकसान आते हैं चीनी के, आप देख लें उसके ऊपर शुगर की आप रेशो पढ़ लें कितनी जा रही है। तो कोल्ड ड्रिंक के और स्टिंग जो है ना, स्टिंग तो आजकल मतलब ये बड़ा एक शौकिया तौर पर फैशन के तौर पे स्टिंग भी जा रही है, लेकिन उसके पीछे नुकसान हमारी आवाम को नहीं पता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को एडुकेट करें इस मामले में, उनको ये समझाएं कि ये कोई फैशन नहीं है, रवाज नहीं है, टोटली जो आपके लिए नुकसानदेह हैं कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ, कभी कभार किसी पार्टी में कभी फास्ट फूड कभी कभार खाया है तो उस पर कोई हाफ गिलास अगर आप पी लें तो खैर उसका फिर इतना नुकसान नहीं है जितना हम डेली रूटीन में इसको लेके आ गए हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली, ये तो आप सही बोल रहे हैं, इस चीज़ से बचा जा सकता है इस तरह, और इस चीज़ को इस तरह कंसिडर भी किया जा सकता है। अच्छा नाजरीन, अभी हम लोग चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है पोइट्री विद ESM। अब पोइट्री विद ESM का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे जितना अमला मौजूद है वो सारे आपकी खिदमत में एक शेर पेश करेंगे। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं। तो नाजरीन, आज के सेगमेंट का पोइट्री विद ESM का आगाज़ मैं ही कर लेता हूँ हमने पहले शेर के साथ। अर्ज़ किया कि खींचेगी तुम्हें 1000 तरीक़ों से, खींचेगी तुम्हें 1000 तरीक़ों से वो एक कशिश जो मेरी ज़ात में है। वामिक, क्या खूब शेर आपने इरशाद फरमाया है। अभी मैं भी एक शेर अर्ज़ करूँगा। सैयद अजीम हैदर साहब का ये शेर है। वो कहते हैं कि रूह मट्टी से या मट्टी रूह से तंग है, रूह मट्टी से या मट्टी रूह से तंग है, दोनों के बीच शायद सुकून व अमन की जंग है। मैं एक शेर मैं भी सुनाता हूँ इसी का। इरशाद इरशाद। एक सफ़र था जो गुजर गया, एक नशा था वो उतर ही गया। क्या बात है, क्या कौन है मेरी मैयत पे ये सफ़े मातम बिछाए हुए, कौन है ये मेरी मैयत पे सफ़े मातम बिछाए हुए, अगर हो गई हो अदाकारी तो उठिए मुझे दफनाइए। चलें, इस सेगमेंट का आज एंड मैं कर देता हूँ पोइट्री विद ESM का। शेर अतौला ईसा खेलवी अपने कई प्रोग्राम्स में पढ़ते हैं और मुझे बड़ा पसंद है। वो नज़र से दूर तो है मगर ये अजीब सूरत हाल है, वो नज़र से दूर तो है मगर ये अजीब सूरत हाल है। हमा वक्त पेशे नज़र भी है, ना फिराक है ना विसाल है, और तेरे मशवरे के खलूस पर मुझे तर्के इश्क कबूल है, तेरे मशवरे के खलूस पर मुझे तर्के इश्क कबूल है, मगर एक बात है हमनशी मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वाह वाह सर, क्या खूबसूरत शेर अर्ज़ किया है। नाजरीन, आज के इस सेगमेंट का इख्तिताम भी सर किसी खूबसूरत शेर के साथ करेंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो है फ़नी पोइट्री विद ESM। फ़नी पोइट्री विद ESM के अंदर हम लोग एक फ़नी तरीके से मुशायरा करते हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए आज के इस सेगमेंट का भी बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इसका भी मैं बाकायदा खुद ही आगाज़ कर देता हूँ फ़नी पोइट्री विद ESM का। अर्ज़ किया है, होंठों पे उदासी और आंखों में नमी है,
होठों पे उदासी और आंखों में नमी है, हलीब दूध पिया कर मेरे दोस्त, तुझे कैल्शियम की कमी है। वाह वामिक, क्या खूब इरशाद फरमाया है। मैं भी एक शेर अर्ज करूँगा स्पेशली आपके लिए कि बीवी को अपने पलकों पर बिठा लो, देखकर खुशियाँ सारे गम चुरा लो, और प्यार ऐसा करो कि पड़ोसन भी बोले कि मुझे अपनी बीवी बना लो। जुनैद साहब क्या बात है। वैसे मशवरा आपने बड़ा बेहतरीन दिया शायरी में, लेकिन ठीक है, बेहतरीन था। अभी एक मेरा शेर भी सुनो। को जो भी जनाब फरमाते हैं वो भी कोई पठान है लगता है, शेर से तो ऐसे ही लगता है। शेर ये है कि मर्द होनी चाहिए और ख़ातून होना चाहिए, मर्द होनी चाहिए और ख़ातून होना चाहिए, और अब ग्रामर का यही असूल होना चाहिए। और शहबाज क्या कहने। अच्छा नाजरीन, आज ये सेगमेंट फ़नी पोएट्री विद ESM के भी इख्तिताम करते हैं और चलते हैं सर की तरफ। आज की जो प्रॉपर्टी कचहरी है उसकी नसीहत की तरफ चलते हैं। सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आज की नसीहत हमें बता दें। सर प्लीज़, एक खूबसूरत सी नसीहत की रिक्वेस्ट है आपसे। जी, आज की मेरी नसीहत यही है, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज़ ट्रस्ट एंड चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। कभी भी किसी पे एतबार करने से पहले उस शख्स को जांच लें, पहचान लें। हर एक पे अंधाधुंध एतबार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जुम्मा 8 दिन होते हैं, हम किसी से मिलते हैं और उस पर अंधा ट्रस्ट कर बैठते हैं, लेकिन अगले 8 दिनों में वो अपने रंग दिखाना जब शुरू करता है तो फिर हम पछताते हैं। तो इतनी जल्दी किसी पे भरोसा मत करें, पहले इसको जानने, पहचाने, पूरी तरह जांच लें, 1-2 इम्तिहानात कर लें। अगर उन इम्तिहानात में वो शख्स कामयाब होता है तो फिर उसके साथ क्लोज़ हों, फिर उस पर ट्रस्ट करें। वाह सर, क्या ही खूबसूरत नसीहत है। तो नाजरीन, आज की प्रॉपर्टी कचहरी का इख्तिताम भी सर की इसी खूबसूरत नसीहत के साथ करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे प्रॉपर्टी कचहरी के नए एपिसोड में। अगर आप प्रॉपर्टी कचहरी की मज़ीद एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और टिकटॉक चैनल को भी फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।